अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी आई एस बार प्लस क्लॉक का बार वाज इक्वल टू S1। ठीक है, ये नांड की आउटपुट की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, इस नांड की आउटपुट की इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 गेन कर ली। एंड व्हाट वी हैव डन इज व्हेन आवर क्लॉक इज लो, क्लॉक इज जीरो मींस जब वो लो है, एस बार प्लस जीरो का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट विल means will become 1 हो गया, and we know through the boolean identity that 1 plus any variable either complemented or uncomplemented is equal to 1, तो S1 ये this S1 becomes equal to 1। Similarly equation number 2 में values अगर आप इसी वे में प्लेस कर दें, इस वाली इक्वेशन में इसी तरीके से प्लेस कर दें, क्लॉक को जीरो रख दें, क्यों, क्योंकि हमने लिखा हुआ है केस नंबर 1 में हमने क्लॉक को इक्वल्स टू जीरो प्लेस किया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम ये बात कर देते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मीन्स R1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर आपको याद हो एस बार आर बार लैच का टेबल, उसमें हमारे पास क्या था, फ्रॉम द एस बार आर बार लैच फंक्शनल टेबल वी नो दैट द इनपुट्स एस दैट इज रिप्रेजेंटेड एज S1 ओवर हियर, ठीक हो गया, एंड एस बार आर बार लैच के फंक्शनल टेबल में एक आर था जो कि मैंने अब यहाँ उसको R1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्यों मैंने ये रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ कर दी है, ताकि आपको एस बार आर बार लैच की जो इनपुट्स का नेम अगर मैं ये सेम रख देती तो यू विल गेट कंफ्यूज कि अच्छा ये एस कौन सा है, ये एस कौन सा है। ये S1 एंड R1 सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको पता लगे ये एस बार आर बार लार्ज का फॉर्म, इसमें फिनोमेना कैसे अकर होगा, और हमारे पास जो मेजर इनपुट्स मौजूद है दैट इज दिस सेट, दिस क्लॉक, दिस आर, और जो मेजर आउटपुट्स मौजूद है दैट इज क्यू एंड क्यू बार। तो from S bar R bar large functional table we know that the input S that is represented as S1 in this figure and R that is represented as R1 over here both equal to 1 जब हो जाए तो हमें S bar R bar large की functional table से ये बात याद है कि हमारा लैच किस में चला जाता था, हमारा लैच मेमोरी में चला जाता था। तो क्या होगा अगर यहाँ 1 आ गया, इस नैंड ने आउटपुट 1 दिया ना और इस नैंड ने आउटपुट 1 दिया, ठीक हो गया, जब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो हमारा ये इसी प्रोसेस में जाएगा। और ये प्रोसेसिंग हमने जब एस बार आर बार लैच समझी थी तो इसकी प्रोसेसिंग हमने बड़े अच्छे तरीके से देख ली हुई है डिटेल में। तो हमारे पास आउटपुट्स क्या आती हैं, हमारे पास आउटपुट वही रहती हैं जो कि उसकी प्रीवियस स्टेट होती है, मतलब वो मेमोरी स्टेट में चला जाता था एस बार आर बार का लैच। ठीक है, जब इसमें देखें इधर 1 जाएगा और इधर 1 जाएगा और यहाँ जो भी प्रोसेसिंग होगी तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या जाता था, वो ये लैच चला जाता था मेमोरी स्टेट में। तो यहाँ वही बात हो रही है। We also see whatever will be the value of the S bar or R bar, it is going to change the value of S1 and R1 whenever the clock is low. इसका मतलब ये है कि जब बम हमारी क्लॉक लो है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब जब क्लॉक लो है, देखिएगा ये वाली केस पे आ जाए, जब जब क्लॉक लो है तो क्लॉक हमेशा जीरो का कॉम्प्लीमेंट होकर हमेशा 1 रहेगी। अब यहाँ आप एस इनपुट को जो मर्जी दे दें, 0 दे दें, 1 दे दें, जो मर्जी वैल्यू दे दें, क्लॉक इज गेटिंग इन्वर्टेड ओवर हियर, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 प्लस इधर s की कोई भी वैल्यू हो हमारे पास S1 विल ऑलवेज रिमेन एट 1, या सिमिलरली इधर r की कोई भी वैल्यू दे दें, हम 0 दे दें, 1 दे दें, जब तक हमारा क्लॉक सिग्नल लो है तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 जब सॉल्व होगी तो हमारी r की कोई भी वैल्यू हम डाल लें, क्लॉक जब तक 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1 और 1 प्लस एनी वैल्यू विल गिव यू ऑलवेज अ 1। ठीक हो गया, यही बात हो रही है अकॉर्डिंग टू बुलियन आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एस और आर आप जो मर्जी दे दें, वेन एवर योर क्लॉक सिग्नल इज एट लो आपके पास ये पूरा सर्किट आपकी मेमोरी में चला जाएगा। अब ये एस टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये राइट हैंड साइड बॉटम में बना हुआ है, टेबल ऑफ योर एस आर फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक सिग्नल इज 0, क्लॉक सिग्नल इज 0, एस एंड आर की कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है, वो नो चेंज में जा रहा है, नो चेंज मींस मेमोरी स्टेट में जा रहा है। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये इज योर एस आर लैच विद कंट्रोल इनपुट की सर्किट डायग्राम है, तो इसका फंक्शनल टेबल भी एस आर लैच विद कंट्रोल इनपुट के बिल्कुल सिमिलर ही होगा। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर कुछ बच्चों को एस आर लैच विद कंट्रोल इनपुट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो बेशक वहां से सीख लें। वही कॉन्सेप्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये देखिएगा एस आर फ्लिप फ्लॉप में वही कॉन्सेप्ट है, बस मैं अब एक और सेकंड वे से बात समझा रही हूँ ताकि वो बातें रिवाइज भी हो जाएं और फ्लिप फ्लॉप का भी पता लग जाए कि वो एक्चुअली प्रोसेसिंग उसकी लैच की सिमिलर ही होती है। क्यों? क्योंकि आपकी सर्किट डायग्राम जो है ना वो लैच की बिल्कुल सिमिलर होती है, एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज दिस कि यहाँ
अब कंट्रोल इनपुट के तौर पे सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल है जो कि क्लॉक कहलाता है इन आवर फ्लिप फ्लॉप। ठीक हो गया। अब केस नंबर 2 पे आ जाए हम। केस नंबर 2 में हमारे पास है नाउ व्हेन द क्लॉक इज हाई, क्लॉक इज हाई, देखिए क्लॉक इज 1 दे दी हमने, हम क्लॉक सिंक्रोनाइज सिग्नल है जो कि 0 एंड 1 0 1 0 1 पे ही मुश्तमिल है, तो क्लॉक हाई का मतलब है कि अब हमारे पास 1 हो गई है, हाई हो गई है क्लॉक, 0 से 1 पे चली गई है। ठीक है, जब हम क्लॉक हाई होने की बात कर रहे हैं तो हम क्लॉक की एज ट्रिगरिंग की ही बात करें। मैंने आपको बताया कि हम फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगरिंग लेवल एज ट्रिगरिंग पे ही ऑपरेट करा रहे हैं। तो एज ट्रिगरिंग का क्या मतलब है? एज ट्रिगरिंग का मतलब है ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। द मोमेंट जब क्लॉक 0 से 1 पॉइंट पे हो रही है, मतलब 1 हो रही है ना, 0 से राइज अप कर रही है, तो हमारी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात हो रही है। एरो हेड का निशान अपवर्ड की तरफ है, ये देखिएगा मैंने यहाँ शो भी किया है, अपवर्ड की तरफ है। तो आपको ये बात अभी क्लॉक सिग्नल जो मैंने समझाया तो मैंने आपको ये दिखाई थी कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या होती है, 0 से 1 पर जाना। तो ये क्लॉक का 1 होना यहाँ ये शो कर रहा है, ये 1 जो है ना, ये एक्चुअली ये शो कर रहा है, ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग की बात कर रहे हैं हम। जब क्लॉक सिग्नल 1 है, ठीक हो गया, क्लॉक इज हाई दैट इज टेकन एज 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब क्या देगी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बेस है, क्यों? क्योंकि हम अगर ये इधर की नैंड की आउटपुट जान लेंगे तो ये तो एस बार आर बार लैच की वर्किंग हमें वैसे ही पता है कि क्या होती है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हमने दोबारा इस्तेमाल की फॉर केस नंबर 2 जिसमें हमारे पास क्लॉक सिग्नल हाई है। हमने इक्वेशन निकाली जी इज इक्वल टू एस बार प्लस क्लॉक का बार है, एस बार प्लस 1 का बार विल गिव अस, क्यों? क्योंकि क्लॉक सिग्नल अब 1 हो चुका हुआ है, ये देखिएगा क्लॉक सिग्नल अब हाई चुका हुआ है, हमने हाई रखा तो 1 रखा, 1 का कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू 0 एंड दिस 0 विल गिव यू अल्टीमेटली व्हाट? S1 इज इक्वल टू S का कॉम्प्लीमेंट, S1 इज इक्वल टू S1 का कॉम्प्लीमेंट, ये देखिएगा S1 इज इक्वल टू S कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, S1 इज इक्वल टू S का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में अगर इसी तरीके से हम केस नंबर 2 की वैल्यूज पुट कर दें, मतलब इस इक्वेशन में हम आर बार प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट है, क्लॉक हमारे पास अब 1 हो चुकी हुई है केस नंबर 2 में, तो हमने क्लॉक को 1 रखा, अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन क्या सॉल्व होके आ जाएगी? इसी तरीके से जिस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है, मैंने इधर शॉर्टकट में लिख दिया, सिमिलरली R1 विल बिकम इक्वल टू R का कॉम्प्लीमेंट, ये देखिएगा R1 इक्वल टू R का कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब हमारे पास इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हमारे पास, ही देखिएगा, इसका मतलब है जब हमारे पास s इज इक्वल टू 0, अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गिव द इनपुट्स। हमने s को 0 दिया, r को भी 0 दिया, ये देखिएगा s को 0 दिया, r को भी हमने 0 दिया, यही बात कर रहे हैं हम। जब हमने s को 0 दिया और r को भी हमने 0 दिया, यहाँ देखिएगा r को भी 0 दिया, क्लॉक हमारी 1 है, ये हमारी इनपुट्स हो गई। ठीक हो गया, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट हमारे पास ये आती है, देखिएगा S1 आउटपुट है ना, तो S1 इस इक्वेशन में क्या है? S1 इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। तो अगर S0 मैंने 0 दिया है, S यहाँ मैंने 0 दिया है, तो S1 इज इक्वल टू S का कॉम्प्लीमेंट इस इक्वेशन से, तो S1 यहाँ क्या आएगा? 1, यही बात आ जाएगी। ठीक है, S इज इक्वल टू 0, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन S1 इज इक्वल टू, S1 की वैल्यू क्या है? S के कॉम्प्लीमेंट से, जो अगर मैंने S0 रख दिया है और S0 रख दिया है तो इधर 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या बना देगा इसको? 1, तो S1 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली R मैंने 0 लिया है, इधर मैंने इनपुट को कॉम्बिनेशन कौन सा दिया? मैं इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 की बात कर रही हूँ, मैं ये इनपुट कॉम्बिनेशन चलाने लगी हूँ, ये वाला S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, ये देखिएगा क्लॉक इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, R इक्वल्स टू 0, S1 इज इक्वल टू S का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ 1 आ गया, R इज इक्वल टू 0, तो R1 क्या है? R1 इस इक्वेशन से हमें पता लगती है कि R1 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ R, तो R अगर 0 है तो R का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हम वापस दोबारा कहाँ चले गए? अभी भी हम मेमोरी स्टेट में ही मौजूद हैं, ये देखिएगा व्हेन क्लॉक इज 1, S इज 0, R इज 0, यू हैव अ नो चेंज स्टेटस। नो चेंज स्टेटस मैंने आपको बताया था, दैट इज अ मेमोरी। अब आपको पता लग रहा है कि फंक्शनल टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप इज वेरी सिमिलर टू द SR लैच विद कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट सिर्फ चेंज हुई है, उस टाइम इनेबल थी जो कि हम उसको 0 एंड 1 कर रहे थे, अब हम क्लॉक यूज कर रहे हैं और क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल है बेशक, लेकिन उसमें भी 0 एंड 1 ही सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं ना, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में चले जा रहे हैं, 0 1 0 1 0 1। ठीक हो गया। अब अगला हमारे पास क्या है? केस नंबर 3 में हमने देखा है जी हमारा क्लॉक इनपुट 1 है, हम क्लॉक इनपुट 1 ही रखते हैं, क्यों? हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात कर रहे हैं, जब हमारे 0 से 1 क्लॉक हाई होती है ना, तब हमारा
फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देता है। ये देखिएगा, क्लॉक इज एज ट्रिगर जब हमारे पास, अब ये देखिएगा अपवर्ड है ना एरो, अपवर्ड एरो का मतलब है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अभी मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग बताई थी, एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ हो रही है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कि हमारा फ्लिप फ्लॉप तब तब आउटपुट देगा जब जब हमारे पास क्लॉक सिग्नल 1 पर जा रहा होगा। 1 पर जा रहा होगा मतलब हाई जा रहा होगा ना, तो हाई, तो इसलिए हमारा क्लॉक सिग्नल हमने 1 रखना है, तो प्रोसेसिंग चलती जाएगी। S is equal to 0 and now R is equal to 1। सिमिलरली वे में इसी इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर दें, अगर इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S is equal to 0 है तो S1 क्या है, S का कॉम्प्लीमेंट है, तो S1 क्या बन जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। ये देखिएगा, S1 is equal to S का बार क्या है 0, 0 का बार इज 1। इधर हमने 0 दिया है, इधर हमने 1 दिए, इस R में हमने 1 दिए। ये इनपुट कॉम्बिनेशन चलाया ना हमने केस नंबर 3 पे। क्लॉक इज 1, S इज 0 एंड R इज 1। तो S1 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से S का कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमने जनरल इक्वेशंस निकालनी है ना, जनरल इक्वेशन जो हर केस में यूज हो सकती है व्हेनेवर आवर क्लॉक इज हाई। और ये इक्वेशन हमारी केस नंबर 1 में जो ये जनरल इक्वेशंस निकली थी, ये वो थी व्हेनेवर आवर क्लॉक इज लो। ठीक है, अब व्हेन क्लॉक इज हाई तो हमने ये जब सॉल्व किया हुआ जनरली, तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन यूज हो सकती है ना बार बार, हम वो जनरल इक्वेशन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब आगे फॉर इक्वेशन नंबर 2 हमने R1 की वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करके देखा था व्हेनेवर आवर क्लॉक इज हाई, तो हमारे पास R1 इज इक्वल टू R का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो R अगर हमारे पास 1 है, हमने इनपुट कॉम्बिनेशन R इक्वल्स टू 1 दिया है, तो R1 यहाँ ये जो R1 बन जाएगा, इसकी आउटपुट बन जाएगी इस NAND गेट की, वो क्या बन जाएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ R, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ R इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, S1 इज इक्वल टू 1, R1 इक्वल्स टू 0। ये देखिएगा, S1 इज इक्वल टू 1, R1 इक्वल्स टू 0। तो SR लैच लगा हुआ है, S बार R बार का लैच लगा हुआ है, S बार R एच के लैच के प्रोसेसिंग में जब ये जा देगा तो हमें ये बात पता है, इसमें जब भी प्रोसेसिंग होती है इधर 0 इधर 1 हो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, हमारे पास आउटपुट सेट स्टेट की आती थी। यहाँ 1 आता था और यहाँ 0 आता था। तो ये देखिएगा, हमारे पास आउटपुट व्हेन क्लॉक इज 1, S is 0, R is 1, Q is equal to 0, तो हमारे पास ये रीसेट हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास रीसेट हो गया। ठीक हो गया, यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ हमारे पास 0 है, तो यहाँ हमारे पास आउटपुट अकॉर्डिंग टू इसके अंदर जब ये जाएगा सारा प्रोसेस होगा, S बार R बार लैच की प्रोसेसिंग हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास इधर आउटपुट पे आ जाएगा 0, इस आउटपुट पे आ जाएगा 1, तो हमारे पास ये रीसेट स्टेट में चला गया। ये देखिएगा, क्लॉक इज 1, S इज 0, R इज 1 एंड Q इक्वल्स टू 0 विच इज अ रीसेट स्टेट। ठीक हो गया, आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल गो इन द रीसेट स्टेट। इसका मतलब है हम यहाँ दे रहे हैं जी 0, क्लॉक इज हाई और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग 1 एंड R इज 1, तो वी गॉट द आउटपुट विच इज द रीसेट स्टेट। यहाँ 0 और यहाँ ऑब्वियसली इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्यू। केस नंबर 4 पे अगर हम आ जाएं, केस नंबर 4 में हमारे पास क्या है, वही वाली बात है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक में ही हमें आउटपुट मिल रही है। हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात कर रहे हैं, एरोहेड मैंने अपवर्ड शो किया हुआ है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मींस 1 पर जा रहा है, तो हम क्लॉक सिग्नल को 1 ले सकते हैं, मतलब हाई होने पर हमें आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप गेन होगी। तो क्लॉक इक्वल्स टू 1 हो गया। नाउ वी हैव गिवन द इनपुट कॉम्बिनेशंस इन आवर SR फ्लिप फ्लॉप। इन आवर SR फ्लिप फ्लॉप हमने इनपुट कॉम्बिनेशन क्या दिए केस नंबर 4 में, क्लॉक इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1 एंड R इक्वल्स टू 0। S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0, क्लॉक इज 1। तो हमारे पास इसी तरह सिमिलरली ये केसेस में इक्वेशंस में पुट करके वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई हैं, S1 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ S बार, तो S इज इक्वल टू 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया। R1 इज इक्वल टू R का कॉम्प्लीमेंट, तो R अगर हमने 0 लिया हुआ है, इनपुट दी हुई है, तो ये 1 हो गया। तो आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप बिकम सेट स्टेट। ये देखिएगा, आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप बिकम इन अ सेट स्टेट। क्लॉक इज 1 मींस गोइंग हाई, S इज 1, R इज 0। ये फ्लिप फ्लॉप को इनपुट कॉम्बिनेशंस दिया हमने, इस पूरे फ्लिप फ्लॉप को, ये पूरा फ्लिप फ्लॉप कहला रहा है। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, Q इक्वल्स टू 1 एंड सेट हो गया। क्यों, क्योंकि S1 पे जब 0 हो
एंड R1 पे जब हम यहाँ 1 दे दें तो आपको पता है ये एस बार आर बार लैच कैसे प्रोसेस करता है, हमारे पास यहाँ 0 होता और यहाँ 1 होता था लैच में, तो हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ 0 आता था, वो सेट हो जाता था।